यह रानी का पोपट नीलकंठ कहानी का तीसरा भाग है। इसे सुनने से पहले पिछले भाग जरूर सुन ले ताकि कहानी को समझने में आसानी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सौम्यपुर के राजमहल में अब पहले जैसा सुकून नहीं रहा था। नीलकंठ के जाने के बाद महल का वातावरण जैसे बदल गया था। रानी रत्नावली हर सुबह खिड़की खोलती, लेकिन अब आम के उस विशाल वृक्ष की डालियों पर सन्नाटा छाया रहता। जहां पहले नीलकंठ की मधुर आवाज सुनाई देती थी, वहां अब केवल हवा की सरसराहट थी। रानी का मन भारी रहने लगा। राजकाज में उनका ध्यान पहले जैसा नहीं रहा। इसी अवसर का लाभ उठाकर दरबार के कुछ मंत्री और सेनापति धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली बनने लगे। दरबार में बैठकों के दौरान वे बड़ी चतुराई से ऐसे प्रस्ताव रखते जिनसे उनका अपना लाभ हो। प्रजा पर कर बढ़ा दिए गए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या घटा दी गई ताकि राज्य की सुरक्षा कमजोर हो जाए और बाद में उसी बहाने सेनापति अपनी शक्ति बढ़ा सके। धीरे धीरे सौम्यपुर में असंतोष बढ़ने लगा। गुप्त बैठक। एक रात राजमहल के एक अंधेरे कक्ष में मंत्री और सेनापति की गुप्त बैठक चल रही थी। दीवारों पर टंगी मशालों की हल्की रोशनी में उनके चेहरे गंभीर दिखाई दे रहे थे। सेनापति धीमे स्वर में बोला, पहला चरण सफल रहा। नीलकंठ महल से दूर हो चुका है। मंत्री मुस्कुराया। रानी अब पहले जैसी सतर्क नहीं रही। अब दरबार में जो निर्णय होंगे वे हमारे अनुसार होंगे। सेनापति ने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन सावधानी जरूरी है। यदि रानी को साजिश का थोड़ा भी आभास हुआ तो सब योजना नष्ट हो जाएगी। मंत्री बोला, चिंता मत कीजिए। हम धीरे धीरे प्रजा में यह बात फैलाएंगे कि रानी अब कमजोर हो चुकी है। फिर उसने और भी खतरनाक योजना बताई। कुछ महीनों बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में झूठा विद्रोह करवाया जाएगा। रानी को सेना पर निर्भर होना पड़ेगा और तभी आप राज्य की वास्तविक शक्ति अपने हाथ में ले लेंगे। सेनापति की आंखों में लालच चमक उठा। तब सौम्यपुर की असली सत्ता हमारे हाथ में होगी। दोनों धीरे धीरे हंसने लगे। दूसरी ओर नीलकंठ। उधर नीलकंठ राज्य से दूर एक पुराने विशाल बरगद के वृक्ष पर रह रहा था। वह बाहर से शांत था, लेकिन उसकी दृष्टि अब भी तेज थी। उसने समझ लिया था कि राजमहल में जो कुछ हुआ वह एक सुनियोजित साजिश थी। कभी कभी वह रात के अंधेरे में चुपचाप उड़कर सौम्यपुर के पास आ जाता। महल की ऊंची दीवारों के पास बैठकर वह दरबार की गतिविधियां देखता। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मंत्री और सेनापति राज्य को कमजोर कर रहे हैं। एक रात उसने महल की छत के पास बैठकर वही गुप्त बातचीत सुन ली। अब साजिश पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। नीलकंठ का निर्णय। नीलकंठ समझ गया कि यदि उसने जल्दबाजी में महल लौटने की कोशिश की तो षड्यंत्रकारी सतर्क हो जाएंगे। इसलिए उसने धैर्य से काम लेने का निर्णय लिया। वह छिपकर सब कुछ देखता रहा। मंत्रियों की चालें, सेनापति की योजनाएं और दरबार के निर्णय, सब पर उसकी नजर बनी रही। धीरे धीरे वह इस साजिश के पक्के प्रमाण इकट्ठा करने लगा। रानी की बेचैनी। उधर रानी रत्नावली भी अब असहज होने लगी थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रजा की शिकायतें बढ़ने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिक से पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि दरबार में कुछ बदल गया है? सैनिक ने झुककर कहा, महारानी, मैं अधिक नहीं कह सकता, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। रानी गहरी सोच में पड़ गई। उन्हें अचानक नीलकंठ की याद आई।
वह समझने लगी कि उसका साथ कितना महत्वपूर्ण था। छिपा हुआ प्रहरी। उसी समय दूर किसी वृक्ष की शाखा पर बैठा नीलकंठ महल की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अब वह केवल रानी का मित्र नहीं था, वह सौम्यपुर का एक गुप्त प्रहरी बन चुका था। रानी रत्नावली को अब स्पष्ट महसूस होने लगा था कि राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरबार में लिए जा रहे कई निर्णय उन्हें असामान्य लगते थे। प्रजा की शिकायतें बढ़ रही थी, करों का बोझ लोगों पर भारी पड़ रहा था और सीमाओं से भी अजीब-अजीब खबरें आने लगी थी। रानी रात को अपने कक्ष में बैठी थी। खिड़की खुली थी और बाहर वही विशाल आम का वृक्ष हवा में झूम रहा था। अचानक पंखों की हल्की आवाज सुनाई दी। रानी ने सिर उठाकर देखा। आम की शाखा पर एक परिचित आकृति बैठी थी। नीलकंठ। कुछ क्षणों के लिए रानी को विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। नीलकंठ, क्या सच में तुम हो? रानी ने धीमे स्वर में कहा। इस बार नीलकंठ उड़कर सीधे खिड़की के पास आ गया। रानी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और नीलकंठ को अपने पास बैठा लिया। कुछ क्षण दोनों चुप रहे, मानो वर्षों का स्नेह उस मौन में समा गया हो। फिर नीलकंठ बोला, महारानी, मैं दूर नहीं गया था। मैं छिपकर सब देख रहा था। रानी आश्चर्य से उसे देखने लगी। नीलकंठ ने गंभीर स्वर में कहा, राजमहल में एक बड़ी साजिश चल रही है और उसके पीछे वही सेनापति और कुछ मंत्री हैं। रानी का चेहरा कठोर हो गया। क्या तुम्हारे पास इसका प्रमाण है? उन्होंने पूछा। नीलकंठ ने सिर हिलाया। हाँ महारानी, मैंने उनकी गुप्त बैठकों को सुना है। सीमावर्ती गांव में जो विद्रोह हुआ बताया जा रहा है, वह भी झूठा है। सेनापति ने ही कुछ लोगों को पैसे देकर यह नाटक करवाया है। रानी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि राज्य के भीतर क्या खेल चल रहा है। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। कल दरबार में सब स्पष्ट हो जाएगा, रानी ने कहा। अगले दिन दरबार लगा। मंत्री, सेनापति और सभी दरबारी उपस्थित थे। सेनापति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे लगता था कि उसकी योजना अब सफल होने वाली है। तभी रानी ने गंभीर स्वर में कहा, आज दरबार में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। सभी चुप हो गए। रानी ने आगे कहा, सीमा पर विद्रोह और राज्य के हालात के बारे में सच्चाई जानना आवश्यक है। सेनापति तुरंत बोला, महारानी, हमने पूरी निष्ठा से राज्य की रक्षा की है। तभी अचानक राजमहल के द्वार पर हलचल हुई। सबकी नजर उधर गई और उसी क्षण एक परिचित आवाज गूंजी, सत्य छिपाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। नीलकंठ उड़ता हुआ अंदर आया और सिंहासन के पास बैठ गया। कई मंत्री आश्चर्य से खड़े रह गए। सेनापति का चेहरा पीला पड़ गया। रानी ने कहा, नीलकंठ ने वह सब सुना है जो तुम छिपाना चाहते थे। तभी रानी के आदेश पर कुछ सैनिक आगे आए। वे उन लोगों को भी साथ लाए जिन्हें सेनापति ने झूठे विद्रोह के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने दरबार में सब सच बता दिया। फिर एक सैनिक ने बताया कि सेनापति ने गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। अब पूरी साजिश सबके सामने आ चुकी थी। दरबार में खुसर-फुसर शुरू हो गई। सेनापति घबरा गया। महारानी, यह सब झूठ है, वह चिल्लाया। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। रानी ने कठोर स्वर में कहा, राज्य से विश्वासघात करने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। तुरंत सैनिकों ने सेनापति और उसके साथियों को पकड़ लिया।
दरबार में घोषणा हुई कि उन्हें कारागार में बंद किया जाएगा और न्याय के अनुसार दंड दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद सौम्यपुर में फिर से शांति लौटने लगी। प्रजा पर लगाए गए भारी कर हटा दिए गए। राज्य के कार्य फिर से न्याय और समझदारी से होने लगे और राजमहल के बगीचे में वही विशाल आम का वृक्ष फिर से जीवंत हो गया। उसकी शाखा पर नीलकंठ का नया घोंसला बन चुका था। हर सुबह जब रानी खिड़की खोलती तो सबसे पहले नीलकंठ की आवाज सुनाई देती। अब वह केवल रानी का मित्र नहीं था, वह सौम्यपुर का सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय सलाहकार बन चुका था। और इस तरह साजिश का अंत हुआ, सत्य की जीत हुई और सौम्यपुर में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। सौम्यपुर में शांति लौट आने के बाद एक नई चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। प्रजा और दरबार दोनों जगह अब एक ही विषय पर बात होने लगी थी, रानी रत्नावली के विवाह की। दरबारियों का मानना था कि राज्य की स्थिरता के लिए रानी का विवाह आवश्यक है, जबकि प्रजा चाहती थी कि रानी को एक योग्य और न्यायप्रिय जीवन साथी मिले। एक दिन जब रानी महल की खिड़की के पास बैठी थी, नीलकंठ ने भी यह चर्चा सुन ली। वह उड़कर रानी के पास आया और शांत स्वर में बोला, महारानी, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के बारे में भी सोचें। राज्य को एक मजबूत सहारा चाहिए, और आपको भी। रानी कुछ क्षण चुप रहीं। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या विवाह उनके कर्तव्यों को बदल देगा? क्या नीलकंठ के साथ उनकी मित्रता पहले जैसी रहेगी? आखिरकार रानी ने निर्णय लिया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगी जो केवल उनका जीवन साथी ही नहीं, बल्कि राज्य का सच्चा रक्षक भी हो। लेकिन क्या रानी का यह निर्णय सही साबित होगा? क्या विवाह के बाद नीलकंठ और रानी की गहरी मित्रता में दूरी आ जाएगी? यह सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले 4 भागों में। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर कहानी सुन सकें।